कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पब्लिक फाइनेंस का, और जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे आपका पब्लिक बजट, टेक्निक्स ऑफ पब्लिक बजटिंग, यानी कि बजट बनाने की जो तकनीकी है उसके बारे में, बजट क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम जानेंगे आपका सार्वजनिक बजट और बजट बनाने की तकनीकी क्या है। तो समझते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं, और उसके बाद जो है हम जानेंगे इसमें बजट बनाने की तकनीकी यानी कि कैनेंस ऑफ बजट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं आपका पब्लिक बजट यानी कि सार्वजनिक बजट के बारे में। ए गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट बजट होता है वो होता है आपका एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग, जो शो करता है आपका आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर, यानी कि एक फिस्कल ईयर में जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, उसका जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है आपका बजट, पब्लिक बजट। और उसके बाद अगला है आपका सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडियन बजट, यानी कि इंडियन जो बजट होता है उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि हमें जानना चाहिए। समझते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे फर्स्ट कॉलोनियल बजट, यानी जो औपनिवेशिक बजट था पहला, फर्स्ट कॉलोनियल बजट, द फर्स्ट एवर इंडिया बजट ड्यूरिंग इट्स कॉलोनियल एरा वाज प्रेजेंटेड बाय स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन इन 1860, यानी कि पहला जो भारतीय बजट था वो 1860 में पब्लिश किया था। जो स्कॉटिश अर्थशास्त्र थे, कौन थे वो थे आपके जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा जो है फर्स्ट जो इंडियन बजट पेश किया था वो किया था आपका 1860 में। 2 years आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, तो 2 साल के बाद और ट्रांसफ़र आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटेन क्राउन। फर्स्ट India budget, the first provisional budget of independent India was presented on 26 November 1947 by the country's फाइनेंस मिनिस्टर R.K. षणमुखम चेट्टी, यानी कि जो फर्स्ट बजट पेश किया गया था वो किया गया था आपका 26 नवंबर 1947 को, यानी कि उस समय के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे आपका R.K. षणमुखम चेट्टी। और पब्लिश किया था उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट। रिवाइज बजट वाज प्रेजेंटेड इन मार्च 1948, जो रिवाइज बजट प्रेजेंट किया गया था वो किया गया था आपका 1948 में। फर्स्ट पीएम टू प्रेजेंटेड बजट, यानी कि जो पहले पीएम थे जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो द फर्स्ट इन द टॉप पोस्ट टू प्रेजेंटेड द बजट व्हेन द हेल्ड द इंडियन फाइनेंस पोर्टफोलियो इन 1958-59, यानी कि जो फर्स्ट पीएम थे जिन्होंने इंडिया बजट को पेश किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो है 1958-59 में इंडियन बजट को पब्लिश किया था। एंड उसके बाद इंक्लूशन ऑफ हिंदी, यानी जो हिंदी का समावेशन होता है
बजट में इंक्लूजन ऑफ हिंदी, द बजट यूज टू पब्लिश्ड ओनली इन इंग्लिश अंटिल 1955, यानी कि 1955 से पहले जो बजट पेश किया जाता था वो किया जाता था आपका इंग्लिश में। लेटर फ्रॉम 1955-56 यानी 1955-56 के बाद द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू पब्लिश इट इज इन हिंदी एज वेल, यानी कि 1955-56 के बाद जो बजट पेश किया जाने लगा वो इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी में भी पब्लिश किया जाने लगा। मैक्सिमम बजट बाय मिनिस्टर्स, जो मैक्सिमम बजट पेश किया गया था किसके द्वारा पेश किया गया तो समझते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई होल्ड्स द रिकॉर्डेड ऑफ प्रेजेंटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ बजट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, इनकी सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया था वो किया था आपका मोरारजी देसाई के द्वारा। ही हैड प्रेजेंटेड 10 बजट्स, यानी इन्होंने जो बजट पेश किया था वो 10 बार बजट पेश किया था ड्यूरिंग हिज स्टिंट एज फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1960-69 फॉलो बाय पी चिदम्बरम। अब बात करते हैं उसके बाद पी चिदम्बरम की, तो पी चिदम्बरम जो है उन्होंने 9 बार बजट को पेश किया था। और उसके बाद अगला है आपका प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने जो है आपका 8 बार बजट को पब्लिश किया था। उसके बाद यशवंत सिन्हा ने जो है 8 बार, और उसके बाद मनमोहन सिंह ने जो है 6 बार बजट को पेश किया था। उसके बाद जो प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं आपके निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण का जो इस बार जो 24 का जो बजट होगा वो 6 बार प्रेजेंट करेंगी। फर्स्ट वुमन टू प्रेजेंट द बजट, यानी कि जो पहला बजट पेश किया था वुमेन ने वो कौन थी उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट वुमन, पहली जो वुमन थी प्रेजेंट द बजट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली एक ऐसी वुमन थी जिन्होंने जो है बजट को प्रेजेंट किया था पहली बार। Was the first woman to present the budget of independent India. As Prime Minister, she also held the finance portfolio. However, Nirmala Sitharaman on July 5, 2019, यानी कि उसके बाद जो दूसरी महिला है जो बजट को पेश कर रही है या प्रेजेंट कर रही है वो है आपका जो प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस चेयरमैन है वो है आपका निर्मला सीतारमण। बिकम द फर्स्ट फुल टाइम वुमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट द बजट ऑफ द कंट्री। उसके बाद यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ब्लैक बजट क्या है। तो इन 1973-74 फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव चौहान, जो यशवंत राव चौहान थे 1973-74 को, तो प्रेजेंटेड द बजट विथ फिस्कल डेफिसिट। उन्होंने जो बजट पेश किया था वो फिस्कल डेफिसिट अबाउट 550 करोड़, जो 550 करोड़ का मैक्सिमम जो है आपका क्या कहते हैं फिस्कल डेफिसिट हुआ था मैक्सिमम अंटिल द टाइम इट वाज देन टर्म्ड एज ब्लैक बजट, यानी कि इसलिए जो है इसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता। इट फॉलो द इंडियन पाकिस्तान वॉर इन 1971 एंड फेल्ड मानसून सीजन, यानी कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और उसके बाद आपका मानसून भी इतना फेल हो गया था जिसके कारण जो है इंडिया को 550 करोड़ का जो है फिस्कल डेफिसिट हुआ था और इसकी वजह से जो है इसको आपका क्या कहते हैं ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। मर्ज ऑफ बजट एंड चेंजिंग इन डेट, यानी कि जो बजट को मर्ज किया था उसकी डेट को चेंज किया गया है। आपका मर्ज ऑफ बजट एंड चेंजिंग इन डेट्स अंटिल 2017, यानी कि 2017 से जो है मर्ज किया गया बजट को। देयर यूज टू बी 2 डिफरेंट बजट्स, इंडिया बजट एंड सेपरेट रेलवे बजट, यानी कि 2017 से जो है से पहले जो इंडिया बजट था और रेलवे का बजट था वो अलग अलग पेश किया जाता था। 2017 के बाद इंडिया बजट एंड रेलवे का बजट जो है वो दोनों को एक साथ
पब्लिश किया जाता है। द मोदी गवर्नमेंट मर्ज दिस टू इन 2017 एंड चेंज द डेट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन टू फरवरी 1 फ्रॉम लास्ट डे ऑफ फेब। Arun Jaitley was the first finance minister to present the merged budget on new date of presentation. चेंज इन टाइम, जो बजट पेश किए जाने का जो टाइम था उसको चेंज किया गया अंटिल 2000। द बजट वॉज प्रेजेंटेड एट 5 PM, यानी कि 2000 पहले से जो बजट था वो पेश किया जाता था आपका इवनिंग में 5 बजे 5 PM पर ऑन द लास्ट वर्किंग डेट ऑफ फरवरी इन 2008। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा चेंज टू एल्यूमिनियम। तो 2001 के बाद जो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने जो है आपका बजट को पेश करने लगे मॉर्निंग में 11 बजे। एंड बही खाता इंस्टेड ऑफ ब्रीफ केस, जो बही खाता इंस्टेड ऑफ ब्रीफ केस होता है उसके बारे में समझते हैं। As the first full-time finance minister, Sitharaman had made a significant shift in 2019 by starting the customs of carrying budget documents in a bahi khata, traditional red clothes instead of briefcase. This was termed as an apparent shift from the British hangover। यानी कि जो बही खाता इंस्टेड ऑफ ब्रीफ केस था, वो फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के सीतारमण हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन 2019। यानी बही खाता जो बजट था वो आपका आया था ब्रीफ केस के बजाय बही खाता, वो आया था आपका 2019 में। उसके बाद अगला है आपका प्राइम ऑफ बजट। द बजट यूज टू बी प्रिंटेड एट राष्ट्रपति भवन अंटिल 1950। यानी कि 1950 से पहले जो है 50 के से जो बजट पे आपका प्रिंट किया जाता है राष्ट्रपति भवन से। व्हेन इट गोट लीक्ड द गवर्नमेंट वाज देन फोर्स्ड टू मूव बजट प्रिंटिंग to a press at Minto Road in New Delhi. Later, the printing venue was shifted to Government Press in the North Block in 1980. एंड उसके बाद जो पेपरलेस बजट था, पेपरलेस इन ए फर्स्ट इन इंडिया हिस्ट्री, द बजट वाज एंटायरली पेपरलेस इन 2021। यानी कि जो पेपरलेस बजट पेश किया गया था वो किया गया था आपका 2021 से। It won't be printed and all MPs and government officials will have to use soft copies through the official website. Even the economic survey released was entirely paper 2021। यानी कि सॉफ्ट पेपर जो है पब्लिश किया जाने लगा, यानी पेपरलेस आपका बजट 2021 के बाद। बात करते हैं आपका पब्लिक बजट। ए गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। अब इंट्रो की अगर बात करें बजट के, इंडिया बजट कम्स अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो बजट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 112 आर्टिकल में रखा गया है। बजट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय स्टेट। यानी कि बजट क्या है, इज़ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय स्टेट। 3 कंपोनेंट्स ऑफ बजट, यानी बजट के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक होता है आपका पहला स्टेटमेंट ऑफ फंड्स, स्टेटमेंट ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स, ऋणों से ब्याज के रूप में आए, यानी कि इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स।
बिफोर इंडिपेंडेंस जेम्स विल्सन प्रेजेंटेड बजट इन 1860, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले जो है जो बजट पेश किया था पहली बार वो किया था 1860 में जेम्स विल्सन ने। ऑल्सो इंटो इनकम टैक्स इन 1860, यानी कि जो आपका इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट आया था वो आया था आपका 1860 से। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड बाई षणमुखम चेट्टी इन 1947, यानी कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो बजट पेश किया था वो किया था आपका षणमुखम चेट्टी ने 1947 में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड बजट, यानी कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बजट को पेश किया था। मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंटेड बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई 10 टाइम्स, उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 टाइम और प्रणब मुखर्जी ने 8 टाइम। बजट 1997-1998 जो बजट था आपका 1997 एंड 1998 नाउन एज ड्रीम बजट। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रीम बजट कब पब्लिश किया गया था, तो जो ड्रीम बजट पेश किया गया वो किया गया था 1997-98 में, यानी ड्रीम बजट यानी सपनों का बजट कब पेश किया गया 1997-98 में। बिकॉज क्यों पेश किया गया इसको समझते हैं। बिकॉज लोअरिंग इनकम टैक्स रेट एंड कॉरपोरेट टैक्सेस, यानी कि इसमें जो है क्या हुआ था कि इसमें इनकम टैक्स रेट को लो किया गया था एंड कॉरपोरेट टैक्स को जो है उसको भी लो किया गया था। एंड रेलवे बजट इज नाउ मर्ज विथ जनरल बजट, यानी कि रेलवे बजट को भी जो है अब मर्ज किया गया है जनरल बजट में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में समझते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट आर एज फॉलो। इकोनॉमिक ग्रोथ, बजटरी पॉलिसी इज यूज टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो बजटरी पॉलिसी है इज यूज की जाती है टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है पब्लिक बजट पेश किया जाता है, यानी कि बजटरी पॉलिसी इज यूज टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को गोल को अचीव करने के लिए। द रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। Therefore, the role of budgetary policy is to create condition for increase in saving and investment. And second है आपका प्रॉपर आलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का प्रॉपर आलोकेशन किस प्रकार का हो या आवंटन किस प्रकार से हो, इसके लिए भी जो है आपका बजट का उद्देश्य होता है। गवर्नमेंट ट्रायल to reallocate resources in accordance with economic and social priorities of the country through its budgetary policy. And थर्ड है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट प्रमोट्स लेबर ऑब्जर्विंग टेक्नोलॉजी public work programs like construction of roads, canals, bridges, undertake employment specific projects, यानी रोजगार का जो दूसरा सृजन है, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और उसके बाद सरकारी श्रम को अवशोषित करने के लिए, प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए, सड़कों और नहरों का निर्माण करने के लिए, सार्वजनिक कार्यक्रमों के और रोजगार विशिष्ट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए, ये जो है ऑब्जेक्टिव हैं आपके गवर्नमेंट बजट। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है बजट पेश किया जाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी,
यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है आपका बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। द पॉलिसी ऑफ सरप्लस और डेफिसिट बजटिंग इज अडॉप्टेड एज एंड व्हेन द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यानी गवर्नमेंट जो है इसमें क्या करती है, डेफिसिट को कम पूरा करती है और उसके बाद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को जो है आपका कंट्रोल करती है। एंड उसके बाद अगला है आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी, फिस्कल पॉलिसी इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। फिस्कल जो पॉलिसी होता है वो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है ऑफ रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, बूस्ट द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। बूस्ट द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर मेजर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। यानी कि रिच पर्सन और पुअर पर्सन के बीच जो गैप होता है उसको फुलफिल करते हैं। एंड अगला है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइज को जो है मैनेजमेंट करना। गवर्नमेंट बजट एस्टेब्लिशेस पब्लिक इंटरप्राइजेस इन व्यू टू सोशल इंटरेस्ट स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल मोनोपोली। इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल मोनोपोली। एंड सेवंथ है आपका इफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक डीलिंग। यानी इफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक डीलिंग। पब्लिक budgeting is desirable. Public budgeting is desirable from government's point of view because it can answer its critics and prove its honest in financial matters. यानी सरकार के जो आर्थिक व्यवहार है उसमें दक्षता लाने के, इफिशिएंसी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है बजट को पेश किया जाता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी कि गवर्नमेंट का बजट के जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट की करें तो इसमें क्या होता है कि बजट रिसिप्ट कितना हो रहा है, बजट एक्सपेंडिचर कितना होता है। यानी बजट को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला कि बजट से कितना रिसीव हो रहा है, दूसरा कि बजट के बाद जो है कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। रिसिप्ट में क्या आता है आपका, एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट आता है, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट आता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर की अगर बात करें इसमें आएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा। कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट हैं, स्ट्रक्चर हैं, उसके बारे में। रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, दो टाइप के बजट होते हैं। एक तो रिवेन्यू बजट होता है, एक दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे होगा, एक तो टैक्स के थ्रू होगा, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है, एक तो डेवलपमेंट के लिए होता है और दूसरा प्लांट के लिए होता है, डेवलपमेंट या प्लांट। और उसके बाद नॉन डेवलपमेंट, नॉन प्लांट। और उसका कैपिटल बजट, कैपिटल बजट भी दो प्रकार का होता है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, नॉन प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इसके बारे में आएगा। रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट बजट का कौन कौन से रिसिप्ट हैं। पहला रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत क्या आता है देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो तो ना तो लाइबिलिटी को क्रिएट करता है नॉर लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स, आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो ऐसी प्राप्तियां हैं जो न तो कोई दायित्व सृजित करती हैं या न तो नाइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी एंड नॉर लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स, और नहीं किसी परिसंपत्ति में कमी लाती है। राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका क्या कहते हैं टैक्स रेवेन्यू एंड दूसरा है आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा,
टैक्स रेवेन्यू से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझते हैं, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। यानी टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी पेमेंट है टू गवर्नमेंट को विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ टू द टैक्स पेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा जो है इनडायरेक्ट टैक्स। समझते हैं, डायरेक्ट टैक्स इफ द लायबिलिटी टू पे ए टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल ऑन द सेम पर्सन। यानी इफ द लायबिलिटी टू पे ए टैक्स एंड इट्स जो बर्डन होता है फॉल ऑन द सेम पर्सन, इट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट टैक्स। यह जो है डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, प्रॉफिट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये क्या कहलाते हैं, आपके डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का इफ द लायबिलिटी टू पे ए टैक्स, द लायबिलिटी इफ द लायबिलिटी टू पे ए टैक्स एंड इट्स बर्डन कैन बी ऑन डिफरेंट पर्सन। यानी द लायबिलिटी टू पे ए टैक्स एंड इट्स बर्डन, जो इसका बर्डन होता है, कैन बी ऑन डिफरेंट पर्सन, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, एंटरटेनमेंट टैक्स और उसके बाद जीएसटी। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, अगला है आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट फॉर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्स अदर देन टैक्स आर नाउन एज नॉन टैक्स रिवेन्यू। यानी जो नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट है वो रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट from sources other than taxes are known as non-tax revenue. The main source of non-tax revenue of the government, the main source of non-tax revenue of the government के main non-tax revenue के source हैं, पहला interest receipt from the loans given by the government। ये जो है काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है यूजीसी नेट में, पंजाब प्रोफेसर में, कि इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम द लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट, यह जो है आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम आरबीआई, जो डिविडेंड्स होते हैं एंड प्रॉफिट्स होते हैं फ्रॉम आरबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम आरबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई। रिसिप्ट फ्रॉम फिजिकल सर्विस, यानी जो रिसिप्ट किया जाता है फ्रॉम फिजिकल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। अब उसके बाद अगला जो है आपका डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगला है क्या डिफरेंट है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो समझते हैं। द मेन difference between direct tax and indirect tax is that in the case of direct tax burden cannot be shifted on other। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका जो बर्डन होता है किसी अन्य पर्सन पे जो है शिफ्ट नहीं किया जाता है, कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर, वाइल इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है टैक्स का उसको अदर पर्सन पे जो है शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स आर कंपलसरी पेमेंट, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कंपलसरी पेमेंट होता है, एंड आर अनअवॉइडेबल, इसको जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता है, अनअवॉइडेबल। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है इससे बचा जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, इफ़ ए पर्सन डज नॉट परचेज द कमोडिटी ऑन विच ए टैक्स लेवाइड, जिसमें जो है अगर पर्सन उस वस्तु को नहीं परचेज कर रहा जिसमें टैक्स को लगाया गया है। उसके बाद अगला है आपका कैपिटल रिसिप्ट। द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी
और रिड्यूस फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। यानी सरकार की वे प्राप्तियां जो सरकार की देनदारियां सृजित करती हैं, यानी कि लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज करती हैं और रिड्यूस करती हैं फाइनेंशियल और वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, तो उसे जो है पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है, यानी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, यानी एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट क्या है? आर मार्केट लोन्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांस डिसइन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। These receipts are classified under the following heads. The receipts are classified under the following heads. Market borrowing. These include open market borrowing raised through auction and other instrument from the public. यानी बाजार का उधार देना, इनमें जनता से नीलामी और अन्य साधनों के माध्यम से जुटाए गए खुले बाजार के उधार शामिल हैं। एंड अगला है आपका other borrowing and loans. Other borrowing and loans, it include government borrowing from RBI, गवर्नमेंट बोरो करती है from RBI, commercial bank and other financial institution. Disinvestment of equity holding in public sector enterprise, यानी डिसहोल्डिंग। अगला है आपका डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी कि दीज रिसिप्ट आर ऑन अकाउंट ऑफ पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स selling of the share of the public sector enterprises held by the government. It is capital receipt because it reduce the assets of the government. यह जो है disinvestment reduce करती है the assets of the government. Small saving, उसके बाद अगला है आपका small saving. These comprise post office saving account, post office time deposit, post office recurring deposit, नेशनल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र। यानी स्मॉल सेविंग के अंतर्गत आपका आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, नेशनल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र। उसके बाद अगला है आपका प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिपॉजिट अदर रिसिप्ट। प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिपॉजिट एंड अदर रिसिप्ट, इट इंक्लूड रेलवे रिजर्व फंड। इसमें जो है आपका इंक्लूड किया जाता है रेलवे का रिजर्व फंड, द कम्युनिकेशन रिजर्व फंड एंड रिसिप्ट फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो बजट एक्सपेंडिचर जो है टू टाइप का होता है। एक तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये क्रिएट नहीं करता आपका गवर्नमेंट एसेट्स को। द एक्सपेंडिचर डोंट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटीज, और यह जो है रिड्यूस भी नहीं कर सकता किसी गवर्नमेंट की लायबिलिटी को। एंड एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो इसमें आएगा इंटरेस्ट पेमेंट, एग्जांपल की इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडी पे जो एक्सपेंडिचर होता है, एंड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस जो है ये आपके एग्जांपल हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दीज एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, यानी जो ये एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के एसेट को जो है क्रिएट करते हैं। द एक्सपेंडिचर कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज, और रिड्यूस करती हैं आपके गवर्नमेंट के लाइबिलिटीज को। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ
कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट के पर्पज से किया गया एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है यह रिलेट करता है आपका टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड कैनल्स, ये जो है आपके डेवलपमेंट पर्पज से हुए थे। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो दिस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन पर जो व्यय होता है, डिफेंस पे, कलेक्शन ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा, ये जो है आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट बजट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसमें दो प्रकार के होते हैं एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रेफर करता है द एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स, तो ना तो गवर्नमेंट के एसेट को क्रिएट करता है और ना ही रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज करता है। एग्जाम्पल सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के सैलरी होते हैं जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर एंड पेंशन जो होते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट लोन्स, ग्रांट गिवन द स्टेट गवर्नमेंट, जो ग्रांट से दिए जाते हैं गिवन द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। एंड प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है आपका द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन द डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अंडर द करंट 5-year प्लान is termed as planned expenditure. It include both revenue expenditure and capital expenditure. यानी planned expenditure के अंतर्गत जो है आपका revenue expenditure और capital expenditure दोनों को शामिल किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड इन द करंट 5-year प्लान इज टर्म्ड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का सभी खर्चे not include in the current 5-year plan is termed as non-plan expenditure. It also include revenue as well as capital expenditure. यह include करता है आपका revenue को साथ साथ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विस एंड सब्सिडी, ये जो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? इंटरेस्ट पेमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड सर्विस एंड सब्सिडी। एंड उसके बाद अगला है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिड्यूस इन लाइबिलिटी, जो क्रिएट करता है एसेट को, गवर्नमेंट के एसेट को क्रिएट करता है और रिड्यूस करता है आपका लाइबिलिटीज़ को। एग्जाम्पल परचेजिंग लैंड, किसी लैंड को परचेज करना, एंड बिल्डिंग को परचेज करना, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट करना शेयर पे, लोन्स टू एसेट्स, स्टेट, लोन को देना स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी, फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस आदि। उसके बाद अगला है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एक्टिविटी डायरेक्टली जो रिलेटेड है टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो रिलेट करता है आपका डायरेक्टली इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज टर्म्ड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल expenditure on agriculture and industrial development, telecommunication, education, health, environment, telecommunication, education, health, environment, social welfare, scientific research etc. एंड उसके बाद अगला है आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन essential general service
एक्सपेंडिचर करना ऑन एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जनरल सर्विसेज पे जो है एक्सपेंड करना इज कॉल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल जो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्स कलेक्शन एक्सेट्रा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की बात करें। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बजट, विधायी और कार्यकारी बजट, यानी कि जो आपका बजट का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है आपका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बजट। एग्जीक्यूटिव बजट इन प्रिपेयर्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ द बजट डिपार्टमेंट, यानी जो आपका एग्जीक्यूटिव बजट होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ द बजट डिपार्टमेंट, यानी बजट विभाग की मदद से मुख्य जो कार्यकारी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, मुख्य कार्यकारी द्वारा तैयार किया गया कार्यकारी बजट होता है। लेजिस्लेटिव जो बजट यानी जो आपका लेजिस्लेटिव या विधायी बजट होता है, विधायी प्रिपेयर्ड बाय द लेजिस्लेटिव कमिटी फॉर अडॉप्शन बाय द लेजिस्लेटिव, यानी विधायी समिति द्वारा तैयार किया जाता है, अडॉप्शन बाय द लेजिस्लेचर। उसके बाद आपका दूसरा है आपका कन्वेंशनल एंड कैश बजट, यानी कि जो कन्वेंशनल होता है पारंपरिक बजट और नकद बजट या कन्वेंशनल एंड कैश बजट, कन्वेंशनल एंड कैश बजट। बात करते हैं कन्वेंशनल बजट इज ए सेट ऑफ इकोनॉमिक established with framework of those government program which the financial in conventional manners। जो आपका कन्वेंशनल बजट होता है, कन्वेंशनल बजट इज ए सेट ऑफ account established with a framework of those programs which are